G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वैश्विक नेताओं के नई दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई बड़े नेता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज पहुंच रहे हैं दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए नई दिल्ली में भव्य सजावट, वसुदैव कुटुंबकम का संदेश देते हुए भारतीय संस्कृति के रंगों और सुंदर कलाकृतियों से सजी राजधानी, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। G20 के रंग में डूबी पूरी दिल्ली, आयोजन स्थल भारत मंडपम की हुई है भव्य सजावट। राजधानी दिल्ली में लगाए गए महात्मा गांधी और चरखे के कटआउट्स, भैरव रोड पर लगाई गई भारतीय संगीत वाद्य यंत्र को दर्शाती हुई मूर्तियां। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू, मालवाहक वाहनों की 10 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं। और डीडी न्यूज ने भी किए खास इंतजाम G20 की महा कवरेज के लिए। उत्तर प्रदेश की घोसी समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और खेल की खबरों में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने यूएस ओपन के फाइनल में बनाई जगह, सेमीफाइनल में फ्रांस की जोड़ी को दी सीधे सेट्स में मात। नमस्कार, आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और बुलेटिन में सबसे पहले बात नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की। पूरा विश्व G20 शिखर सम्मेलन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। यह सम्मेलन शनिवार से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इसमें विश्व के अग्रणी 20 देशों के नेता आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विश्व भर से G20 शीर्ष नेता वैश्विक समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष आज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके हैं। विश्व के नेता इस सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु संकट और बहुआयामी विकास बैंकों की क्षमताओं पर गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बाइडेन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के लिए रवाना हो गए हैं। बाइडेन के आज शाम तक नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अतिथियों का आना शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा कल नई दिल्ली पहुंची। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त मैक्सिकन राज्य के मंत्री रिक्वेल बुएनरोस्ट्रो सांचेज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन भी कल नई दिल्ली पहुंची। हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की।
G20 शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के शामिल नहीं होने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि G20 में अलग अलग समय पर कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कुछ कारणवश न आने का फैसला किया है, लेकिन उस अवसर पर जो भी उस देश का प्रतिनिधि होता है वह अपने देश और उसकी स्थिति को सामने रखता है। और G20 शिखर सम्मेलन को लेकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खासी हलचल है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे विदेशी मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनकी सुविधाओं का भी सरकार पूरा ख्याल रख रही है। एयरपोर्ट पर हर फ्लाइट की मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे विदेशी डेलीगेट्स को एयरपोर्ट से आने और जाने के दौरान बेहतरीन अनुभव का एहसास होगा। डेलीगेट्स के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर G20 से संबंधित प्रमोशन वेलकम कटआउट्स लगाए गए हैं। G20 के लिए विदेश से दिल्ली आने वाली डेलीगेट्स की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ संबंध बनाया जा रहा है ताकि डेलीगेट्स को कोई असुविधा ना हो। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के माल ढुलाई वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसों पर गुरुवार मध्य रात्रि से 10 सितंबर तक मथुरा रोड यानी कि आश्रम चौक से आगे भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने पर प्रतिबंध है। वहीं भारी मालवाहक वाहन, मध्यम मालवाहक वाहन और हल्के माल ढुलाई वाहनों को गुरुवार रात 9 बजे से 10 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आज सुबह 5 बजे से 10 सितंबर तक नई दिल्ली जिले का पूरा क्षेत्र नियंत्रित जोन घोषित किया गया है। वहीं आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य सामान ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को नई दिल्ली जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। और G20 शिखर सम्मेलन की 24 घंटे यानी कि 24/7 कवरेज के लिए डीडी न्यूज ने खास इंतजाम किए हैं। ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए हमारी पूरी टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। सम्मेलन से जुड़ी हर खबर पर डीडी न्यूज की नजर होगी। विश्वसनीय खबरों और उनके विश्लेषण के लिए दिन भर डीडी न्यूज के साथ बने रहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जी हां, भारत मंडपम ये वो स्थान है जहां G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं भारत मंडपम की 360 यानी कि 360 डिग्री झलक। इस वक्त मैं भारत मंडपम परिसर में हूं और आपको मैं 360 डिग्री व्यू दिखाना चाह रहा हूं इस भारत मंडपम परिसर का। और हमारे कैमरा सहयोगी संदीप आपको दिखा रहे हैं कि कितना भव्य ये बना हुआ है भारत मंडपम परिसर। भारत मंडपम परिसर में जो हमारे आप पीछे आप देख रहे हैं एक ये एग्जीबिशन हॉल है। तो हॉल नंबर 4 और 5 में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बना है और ये अब तक के जितने भी G20 की बैठक हुई है उसमें सबसे बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बना है। हॉल नंबर 4 और 5 में देश और दुनिया भर के जितने भी मीडिया कर्मी आएंगे, पत्रकार आएंगे, उनको हर तरह की सुविधा मिलेगी। वाईफाई की सुविधा है, वहाँ पर स्टूडियो है, स्टोरी फाइल करने की सुविधा है, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हॉल है अलग से, और जितनी भी अत्याधुनिक सुविधा हो सकती है वो तमाम व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। उसके ठीक बगल में हॉल नंबर 3 है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये एग्जीबिशन हॉल। इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो हमारी कलाकार हैं, उनके जो आर्ट हैं, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है ताकि जब डेलीगेट आएंगे दुनिया भर के वो जा कर के देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो एक तरह से कल्चर है उसको देख सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं। इसकी भी व्यवस्था की गई है। ये दूसरा हॉल है एग्जीबिशन हॉल और इसमें जो डेलीगेट आएंगे दुनिया भर के उनकी दफ्तर होगी एक तरह से, उनके लिए व्यवस्था किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे वो WHO हो, WTO हो या फिर बाकी जो डेलीगेट आएंगे उनके लिए ये बनाया गया है, उनके ऑफिस के लिए, ताकि वो काम कर सके यहाँ से। पर भारत का भी यहीं पर ऑफिस होगा। ये तीसरा मुख्य आयोजन स्थल है भारत मंडपम, जहाँ पर शिखर सम्मेलन होगा। जो वर्ल्ड लीडर आएंगे वो यहीं पर बैठक करेंगे।
इसी में बायलैटरल टॉक की भी व्यवस्था है। अलग से जो भी दो देश अपने आपस में बात करना चाहते हैं वो बात कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो भोज देंगी, गाला डिनर देंगी, ठीक इसी भारत मंडपम में वो भोज देंगी और यहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। देश भर के जितने कलाकार हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत की एक छवि दिखेगी। हर राज्य के कलाकार दुर्लभ वाद्ययंत्रों के साथ अपने संगीत की प्रस्तुति देंगे, जिसकी साक्षी बनेंगे वर्ल्ड लीडर। और ये जो परिसर देखिए आप, मेरे पीछे नटराज की मूर्ति है जो बहुत ही यूनिक है। करीब 27 फीट ऊंची ये मूर्ति है और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इस नटराज की मूर्ति को बनाया गया है। भारत G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी जो डिजिटल क्षेत्र में जो भारत ने क्रांति की है उसका प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि जो आधुनिक भारत की जो छवि है उसको भी पेश कर रहा है। और जितने भी हमारे इनोवेशन हुए हैं या फिर हमारे जो टेक्नोलॉजी में हमारी जो बढ़त है उन तमाम चीज़ों को भारत यहाँ प्रदर्शित करेगा। कैमरामैन संदीप के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, भारत मंडपम परिसर, दिल्ली। और G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के कई देशों के मीडिया प्रतिनिधि भी भारत आ रहे हैं। भारत मंडपम, जहां पर मुख्य सम्मेलन होना है, उसके बिल्कुल पास ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र बनाया गया है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। यहां छोटे बड़े मीडिया ब्रीफिंग रूम भी हैं। बड़े ब्रीफिंग रूम में 300 से अधिक पत्रकारों के बैठने की क्षमता है। G20 सम्मेलन के लिए तैयारियां अंतिम रूप ले चुकी हैं। भारत मंडपम, जहां पर G20 का मुख्य सम्मेलन होना है, उसके ठीक पास में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बनाया गया और वहां पर भी देखें तो तमाम तैयारियां की गई हैं जिससे देश और दुनिया के जो तमाम पत्रकार यहां पर आएंगे उनको कोई असुविधा न हो। वर्किंग स्टेशन बनाए गए हैं, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, कियास हैं, उनकी सूचना के लिए तमाम जानकारियां वहां पर हैं। मीडिया ब्रीफिंग हॉल है, 1-to-1 इंटरव्यू के लिए अलग हॉल बनाए गए हैं और इसके साथ ही साथ छोटे बड़े कई मीडिया ब्रीफिंग रूम बनाए गए हैं जहां पर पत्रकारों को जानकारी दी जाएगी, जरूरी सूचना बताई जाएगी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सबसे बड़े मीडिया ब्रीफिंग हॉल में जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में बनाया गया है। 300 पत्रकारों की यहां पर बैठने की व्यवस्था है, क्षमता है। तो सुनिश्चित यह किया गया है कि पत्रकारों को कोई दिक्कत न हो, देश और दुनिया जान सके कि G20 सम्मेलन में कितनी महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं और यहां से जो संदेश निकले उस बारे में देश और दुनिया जान सके। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर तैयार है देश और दुनिया के पत्रकारों का स्वागत करने के लिए। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। G20 विश्व की बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का समूह जो कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% से अधिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% हिस्सा का प्रतिनिधित्व करता है। भारत को उम्मीद है कि वे G20 के फोरम में अफ्रीकी संघ को शामिल करने और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद कर वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने में कामयाब होगा। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक निवेश और व्यापार को सुविधाजनक बनाने, MSME और स्टार्टअप को सशक्त बनाने और सार्वजनिक डिजिटल ढांचे और फिनटेक की खूबियों पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही वैश्विक स्तर पर जलवायु संरक्षण के लिए पहल और स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई रास्ते खोले हैं, निवेश आकर्षित किया है, स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा दिया और विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा किया है। बढ़ती महंगाई और खाद्य असुरक्षा दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। साल 2011 में शुरू हुए एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप का मकसद वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए एक एक्शन प्लान पर काम करना था। G20 के इतिहास में पहली बार भारत की पहल पर G20 के कृषि मंत्री खाद्य सुरक्षा और पोषण पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं। वर्किंग ग्रुप की बैठक में 2 दस्तावेजों को स्वीकार किया गया। एक रिपोर्ट। I urge you to deliberate on how to undertake collective action to achieve global food security. We must find ways to build
sustainable and inclusive food systems focus on marginal farmers. We must find ways to strengthen global fertilizer supply chains. हैदराबाद में पीएम मोदी ने G20 कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक को संबोधित करते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर भारत का रुख स्पष्ट कर दिया। भारत की अध्यक्षता में हुई कृषि पर वर्किंग ग्रुप की बैठक में G20 सदस्य देशों ने स्वीकार किया कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक या दूसरी किसी भी तरह के संकट से पैदा हुई पोषण की समस्या सभी के लिए एक सामूहिक चुनौती है। साथ ही साल 2030 तक दुनिया को भूख से मुक्ति दिलाने के सतत विकास लक्ष्य को एक साथ मिलकर प्राप्त करना आवश्यक है। भारत की अध्यक्षता में मंत्री स्तर की 3 बैठकों के बाद G20 के सदस्य देश एक साथ कई मुद्दों पर सहमत हुए। इनमें दुनिया और खासकर G20 सदस्य देशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही उत्पादन में कमी की समस्या का समाधान निकालना, कृषि क्षेत्र में रोजगार से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के उपाय खोजना और समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखलाओं और खाद्य प्रणालियों और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण पर फोकस स्पष्ट दिखाई दिया। कृषि एवं कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर और उनको इस मुख्य धारा में लाने पर काफ़ी गंभीर चर्चा हुई और इस पर सहमति भी बनी। खाद्य सुरक्षा के लिए जैव विविधता और परिस्थिति तंत्र और हमारे प्राकृतिक संसाधन उनका संरक्षण और संतुलन बनाए रखने पर भी सब लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। G20 के इतिहास में पहली बार भारत की पहल पर G20 के कृषि मंत्री खाद्य सुरक्षा और पोषण पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर सहमत हुए। वर्किंग ग्रुप की बैठक में 2 दस्तावेजों को भी स्वीकार किया गया। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत 2023 और महर्षि यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अनुसंधान पहल। भारत की ही पहल पर पूरा विश्व साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मना रहा है। G20 की कई बैठकों में भारत ने मिलेट्स, उसके फायदों और मिलेट्स के बने खाने पर फोकस किया। खाद्य सुरक्षा और पोषण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए G20 देशों और 9 आमंत्रित अतिथि देशों स्पेन, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, वियतनाम, ओमान, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और मॉरिशस ने G20 कृषि मंत्रियों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की। कोविड महामारी और रूस यूक्रेन संकट के बाद पूरी दुनिया के सामने खाद्य असुरक्षा यानी फूड इनसिक्योरिटी शायद सबसे बड़ा चैलेंज था। ऐसे में सभी देशों को एक मंच पर ले आना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस मुद्दे पर जो डेक्कन डिक्लेरेशन सभी देशों ने स्वीकार किया, उसे भारत के G20 अध्यक्षता की शायद सबसे बड़ी सफलता कह सकते हैं। कैमरामैन ललित के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़। और खबर उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश की घोसी समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। कुल 24 चरणों में मतगणना होगी और मतगणना के लिए 70 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी सीट, त्रिपुरा की धनपुर और वॉक्सनगर सीट, केरल में पुथुपल्ली सीट, यूपी की घोसी सीट, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट और झारखंड की डुमरी सीट पर वोटिंग 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी। निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गौरतलब है कि इन 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने दलों के साथ आने और फिर इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये किसी या राज्य में पहला चुनाव है। ऐसे में भाजपा की कोशिश है कि जीतकर अपना जलवा कायम रखे, तो वहीं गठबंधन दलों के लिए चुनाव एक अग्नि परीक्षा साबित होगा। और मुंबई में कुरैशी नगर के कुर्ला पूर्व में झुग्गी बस्ती में आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। और जापान की हिताची कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिलकर व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है, जिससे ग्राहक बड़ी आसानी से यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। ये डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। बता दें कि यूपीआई एटीएम में बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से कैश निकाला जा सकेगा।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में घरेलू हवाई यात्रियों की 8 से 13% तक बढ़कर 15 करोड़ तक पहुंच सकती है। एजेंसी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 6 करोड़ 32 लाख रही, जो सालाना आधार पर पिछले वित्त वर्ष के समान समय के 5 करोड़ 26 लाख से तो 20% ज्यादा है। भारत और नेपाल के बीच डिजिटल पेमेंट सर्विस की शुरुआत हो गई है। नेपाल के नागरिक अब भारत में यूपीआई के माध्यम से सभी ई-वॉलेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह भारत के नागरिक नेपाल में यूपीआई, भीम, फोन पे, गूगल पे सहित सभी प्रकार के ई-वॉलेट से लेन देन कर सकते हैं। भारत में हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नेपाल और भारत के बीच हुए समझौते के तहत क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल कारोबार की शुरुआत की गई। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर ने इस सेवा का शुभारंभ किया। इसी तरह भारत के नागरिक नेपाल में यूपीआई, भीम, फोन पे, गूगल पे सहित सभी प्रकार के ई वॉलेट से लेन देन कर सकते हैं। भारत में हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नेपाल और भारत के बीच हुए समझौते के तहत क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल कारोबार की शुरुआत की गई। नेपाल की तरफ से नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर ने इस सेवा का शुभारंभ किया। समारोह में नेपाल के फोन पे और भारत की तरफ से यूपीआई के बीच डिजिटल कारोबार करने की शुरुआत हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच डिजिटल माध्यम से लेन देन का कारोबार शुरू करने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। गुरुवार से इसकी शुरुआत भी हो गई है। अब नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों, व्यवसायियों सहित सभी प्रकार के नागरिकों के लिए नेपाल में कारोबार करना आसान हो जाएगा। भारतीय नागरिक अब यूपीआई के माध्यम से अपने बैंक खातों से सीधे किसी भी ई वॉलेट के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $89 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। बता दें कि प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब और रूस ने तेल उत्पादन में कटौती को जारी रखा है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रही है। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने यूएस ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में छठी वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फ्रांस के पुरुष युगल को सीधे सेट्स में हराते हुए 7-6, 6-2 से सफलता पाई। आज होने वाले फाइनल में बोपन्ना एबडन की जोड़ी का सामना अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के जो सेलिसबरी की तीसरी वरीयता जोड़ी से होगा। वहीं महिला एकल के सेमीफाइनल में छठी वरीयता प्राप्त अमेरिका की युवा खिलाड़ी कोको ग्राफ ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवो को हराकर यूएस ओपन के फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। कोको ग्राफ ने 10वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुचोवो को 6-4, 7-5 से हराने में सफलता पाई। और थाईलैंड में खेले जा रहे किंग्स कप के सेमीफाइनल में इराक ने भारत को पेनल्टी शूटआउट में हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। 2 महीने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम बुधवार को किंग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट में मैदान पर उतरी, जहां पर टीम का सेमीफाइनल मुकाबले में इराक की टीम के साथ सामना हुआ। निर्धारित समय तक दोनों टीम 2-2 की बराबरी पर थीं, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ और इराक ने जीत हासिल करने में सफलता पाई। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 8 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। साक्षरता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाते हैं। साक्षरता का अर्थ है पढ़ने लिखने की क्षमता के योग्य होना। हालांकि साक्षर और शिक्षित होने में फर्क है। शिक्षित व्यक्ति के पास डिग्री विशेष होती है और साक्षर व्यक्ति पढ़ना व लिखना जानता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पास कोई डिग्री हो। दुनिया में कोई भी नागरिक निरक्षर ना हो, इस उद्देश्य से साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पढ़ना लिखना आने से उस व्यक्ति की उन्नति होती है, साथ ही समाज और देश का भी बेहतर विकास होता है। साक्षरता दिवस के मौके पर पढ़ने लिखने की उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक करें, उन्हें साक्षरता के लाभ बताएं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।